हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। पिछली वीडियो में हमने एरिया वेक्टर किया था। एरिया वेक्टर के बाद हमने किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड हमने किया था गॉस लॉ। सो दिस वीडियो इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें हमने ये सब टॉपिक कवर किए हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक रिलेटेड है। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करवा रही हूँ। एरिया वेक्टर में हमने क्या किया था, कोई भी अगर एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल हमने 3D सरफेस लिया है, इट इज़ अ क्लोज 3D सरफेस, तो इसका जो एरिया वेक्टर हमने डिफाइन किया था वो ऐसा था कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। सो इसका एरिया वेक्टर ऐसा था। अगर कोई प्लेन शीट है तो इसका भी एरिया वेक्टर भी हमने कैसा लिया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट वाज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, नाउ इट वाज द एरिया वेक्टर। नाउ हमने किया था फ्लक्स। फ्लक्स में हमने क्या बताया था कि मान लो कि हमारे पास एक शीट है, तो फ्लक्स क्या होता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन फाई एंड ये होता है नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, पासिंग थ्रू गिवन एरिया ए। ये हमने फ्लक्स पढ़ा था। फॉर एग्जांपल ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा होंगी उतना ही हमारा फ्लक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड हमने पढ़ा था कि मान लो कि हमारा ये शीट है एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थीटा बना रही है एंगल विद एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एंगल थीटा बना रही है। तो हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इसको दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। एक हो जाता है हमारा ई साइन थीटा और एक हो जाता है हमारा ई कॉस थीटा। तो जो ई कॉस थीटा है वो वाला जो है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है और जो ई साइन थीटा है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसीलिए हमने फ्लक्स को लिखा था ई कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और हमने लिखा था साथ में एरिया। ठीक है, तो अब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो हम फाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड जो फाई है वो एक स्केलर है। नाउ हमने गॉस लॉ भी किया था। गॉस लॉ में गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी अगर एक क्लोज्ड बॉडी है, कोई भी 3D हमने क्लोज्ड बॉडी ली एंड उस पर चार्ज गिवन है क्यू चार्ज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। व्हाट इज़ एक्चुअली अ गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस हमारा एक इमेजिनरी सरफेस है जो हम खुद बनाते हैं अपनी मर्ज़ी से, एंड इट इज़ अ 3D सिमेट्रिकल सरफेस। इसमें क्या था, जो भी जिस चीज़ का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, उस चीज़ को हम एक इमेजिनरी सरफेस से उसको इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसमें उसके अंदर चार्ज क्यू है। तो जो फ्लक्स जो होगा हमारा मतलब कि गॉसियन सरफेस के थ्रू हमारा कितना फ्लक्स निकल रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही है थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो इसका उन्होंने हमें एक मैथमेटिकल फार्मूला दिया था, दैट वाज फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज्ड, जो भी हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर का चार्ज होगा। ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इज़ अ चार्ज इनसाइड। अगर कोई चार्ज आउटसाइड है, अगर कोई चार्ज यहाँ पड़ा है, तो दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइन, जो चार्ज अंदर है वही वाला कंट्रीब्यूट करेगा। दिस चार्ज विल कंट्रीब्यूट एंड दिस विल नॉट कंट्रीब्यूट। दिस वाज ऑल अबाउट विच वी डन इन प्रीवियस वीडियो। नाउ वी आर मूविंग टू अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि गॉस लॉ की हेल्प से हम जैसे कि हमें पॉइंट चार्ज का तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, दैट इज़ KQ/R²। लेकिन अगर हमें कोई लाइन दे रखी है, लाइन चार्ज दे रखा है, उस पर हमें चार्ज दिया हुआ है, या फिर हमें एक शीट दी हुई है, या फिर हमें एक स्फीयर दिया हुआ है, इट इज़ स्फेरिकल शेल। तो इन दिस इज़ लाइन, दिस इज़ लीनियर वायर, वी कैन से it is linear wire, it is a thin sheet, it is infinite thin sheet, and this is a spherical shell. All these are conductance, all these are conducting. ऐसे जो केसेस होते हैं, इनकी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं गॉस लॉ की हेल्प से। वन बाय वन यही इसके 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट इज दिस, फर्स्ट वी विल डू लीनियर वायर, एंड देन सेकंड केस वी विल डू स्फेरिकल शेल, एंड थर्ड केस वी विल टेक ऑफ द थिन शीट। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। अभी हम अपना पहला एप्लीकेशन करेंगे। फर्स्ट वन इज़, पहला हमारा एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर। ठीक है, इसमें हमें क्या है, हमारे पास एक वायर है, लेट इट बी, हमारे पास एक वायर है, दिस इज़ इनफाइनाइट वायर। सो इनफाइनाइट है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ ये इनफाइनाइटली तक जा रही है। ठीक है, अब इसमें चार्ज, इसमें हमने इसको चार्ज दिया है, मान लीजिए हमने इसको चार्ज दिया है प्लस क्यू, वी हैव गिवन इट अ चार्ज प्लस क्यू, इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, द चार्ज इज जो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर, जो हमें वायर दी गई है ना उसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है लैम्डा। सो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा को होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि अगर आप एक यूनिट लेंथ लोगे वायर की, अगर आप एक यूनिट लेंथ लोगे वायर की तो उस पर कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमने लिया है कि अगर हम यूनिट लेंथ की हम कितना चार्ज ले रहे हैं, क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज जो हमने इसको दिया है वो क्यू है, एंड वो पूरा लेंथ पे फैल गया। ठीक है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये लैम्डा है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, एंड इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ से। ठीक है, सो नाउ वी विल प्रोसीड। मान लो कि ये हमें वायर दिया है एंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमारा एट अ पॉइंट पी, तो हमारा पॉइंट ई कुछ इधर है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। सो मान लो कि हमने इधर मैंने एक एलिमेंट लिया P1, ये क्या है, मैंने एक वायर का स्मॉल एलिमेंट लिया P1, एंड यहाँ भी हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया P2। ये एलिमेंट का हमने वायर का छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, छोटा सा। ठीक है, एंड हमें गिवन है कि जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर का फ्रॉम द पॉइंट P इज़ R। ठीक है, अब क्योंकि ये इन्फाइनाइटली वायर है ना, तो अगर आप इसको P को कहीं भी ले लो, आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस R पे ही ले रहे हो तो फिर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन्फाइनाइट वायर है इसलिए। सो ये डेंसिटी सो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो इस एलिमेंट की वजह से अगर हम पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो हम अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता तो हम यहाँ पे क्यू टेस्ट चार्ज सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पे क्यू टेस्ट चार्ज है, तो अगर हम P1 की वजह से P पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है तो ये इसको रिपेल करेगा, सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे। ठीक है, वैसे ही P2 भी ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज लिया हमने, तो फिर क्यू टेस्ट को ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी अवे फ्रॉम P। सो ये हमारी डायरेक्शन बन जाएगी। सो अगर हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो इधर, वेट अ मिनट, सो अगर हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, इसको हमने नाम दे दिया लेट इट बी E1, एंड इसको दे दिया हमने E2। P1 की वजह से जो है उसको हमने दिया E1, एंड P2 की वजह से जो है इसको हमने दिया E2। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो अगर यहाँ हम थीटा ले लेते हैं, सो इट विल बी ऑल्सो थीटा एंड इट विल बी ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है ना पूरा, इसलिए। सो E1 साइन थीटा इधर आ जाएगा, एंड इसका E2 साइन थीटा भी हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ से ये वाला जो कंपोनेंट E2 कॉस थीटा, एंड यहाँ से ये भी E2 कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो E2 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट, एंड जो हमारे पास बचेगा वो E साइन थीटा बचेगा। इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ये वायर है, दिस होल वायर, इस वायर का इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड एंड अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, सो नाउ वी हैव, हमें डायरेक्शन मिल गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो नाउ आई एम अगेन ड्राइंग इट, so this is the direction of electric field, this is direction of electric field, this is direction of electric field। तो अगर ये आपकी वायर है, सो
सो अगर ये हमारी वायर है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट इज़ रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज़ अवर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सो हमारा फर्स्ट हमने फाइंड किया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड हमारा स्टेप है गॉसियन सरफेस। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें गॉसियन लॉ के थ्रू, तो हमें पहले गॉसियन सरफेस डिफाइन करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस हमारी मर्जी होती है, हम कैसा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, सो ये हमें गॉसियन सरफेस ऐसा लेना है कि वो उसके अंदर चार्ज जो है उसके अंदर इनक्लोज हो जाए। ठीक है, सो जो हम गॉसियन सरफेस लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में दैट विल बी सिलेंड्रिकल। सो हम एक सिलेंड्रिकल चार्ज ले रहे हैं। आपका गॉसियन सरफेस कुछ इस टाइप का होना चाहिए जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पॉइंट पे। ठीक है, तो वो उस के सरफेस पे लाई करना चाहिए, मतलब कि गॉसियन सरफेस पे पी पॉइंट लाई करना चाहिए। तो हम कुछ इस प्रकार से लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिलेंड्रिकल हमने सरफेस लिया लाइक दिस। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना वो गॉसियन सरफेस के ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ हमें पी पॉइंट पे फाइंड करना है, तो ये गॉसियन सरफेस के ऊपर आ गया। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप होगा कि हम यहाँ लिखेंगे, इसके एरिया वेक्टर बनाएंगे। जो गॉसियन सरफेस है इसका हम एरिया वेक्टर बनाएंगे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 सरफेस है हमारे। ठीक है, पहला सरफेस हमारा ये है, ये वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला, ये है हमारा। नेक्स्ट हमारा सरफेस है ये वाला, इसको हम नाम दे देते हैं 2 एंड ये वाला सरफेस है हमारा 3। तो सिलेंड्रिकल के केस में हमारे पास 3 सरफेस है। ठीक है, तो तीनों का जो एरिया वेक्टर है वो अलग अलग होगा। तो एरिया वेक्टर हमें पता है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड रेडियली आउटवर्ड। सो अगर हम 1 के लिए बनाएं तो हमारा एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन कैप से, एरिया वेक्टर को हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम 2 सरफेस का बनाएं सेकंड सरफेस का, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा एन कैप से। ठीक है, एंड अगर हम थर्ड बनाएं तो इसका एरिया सरफेस कैसा बनेगा, सरफेस इसका एरिया वेक्टर इट विल बी एन कैप। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, फिर हमने गॉसियन सरफेस बनाया, हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, और वो ऐसा है कि जो पॉइंट पी है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो उसके ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, एंड हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस बनाई है। सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। नाउ वी विल proceed further. So अभी हम हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो एज वी नो दैट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारा E.ds। ठीक है, ds क्या है हमारा ये एरिया है छोटा सा जो हमने लिया है, लेट इट बी ds। ये हमारा एरिया है, छोटा सा एरिया जो हमने लिया है। ठीक है, E.ds, और इसका पूरा इंटीग्रेशन है इस सरफेस के ऊपर। दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स। फाइन, अब हम और हमारा अभी हम इसको फाइंड कर लेते हैं E.ds। सो 3 सरफेस है, तीनों सरफेस के लिए हम अलग अलग लेंगे। ठीक है, पहले हम S1 के लिए ले लेते हैं। S1 सरफेस हमारा ये वाला 1 वाला सरफेस। ठीक है, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा E। ठीक है, एंड हमने सरफेस लिया ds क्या है हमारा छोटा सा सरफेस जो हमने लिया ये है। ठीक है, एंड इसमें कॉस एंड व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल हैं, तो इनमें जो एंगल होगा वो 0 होगा। सो इट विल बी cos 0 डिग्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी विल डू फॉर अवर सरफेस 2। ये है हमारा सरफेस 2। ठीक है, इसमें भी हम सेम लिखेंगे, हमारा कुछ एरिया वेक्टर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। ठीक है, जो कि हमारा इस डायरेक्शन में है, दिस इज़ अवर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस वन। ठीक है, और हमने कोई सरफेस एरिया लिया है, मान लो ds लिया आपने, मान लो यहाँ पे आपने ds लिया। ds एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया है। ठीक है, एंड एंगल इसमें क्या होगा, एंगल क्या है हमारा, E इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हमारा ये है एंड एन कैप का एंगल ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एन कैप हमारे इस डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर जो एंगल होगा इट विल बी cos 90 डिग्री। ठीक है, एंड अगर हम S3 के केस में करें उसमें भी ऐसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इसमें ds वेक्टर हम ले लेंगे, ये हमारा स्मॉल हमने ds एलिमेंट एरिया ले लिया। ठीक है, एंड इसमें हमारा जो एंगल होगा दैट विल बी ऑल्सो cos 90 डिग्री, बिकॉज यू कैन सी हियर इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इट इज़ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हियर इज डायरेक्शन ऑफ एन कैप, दिस इज अवर एन कैप एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा cos 90 हो जाएगा। सो एज वी नो cos 0 इज़ 1, सो दिस विल बी 1
and we know that cos 90 is 0, so it will be 0. Fine. And we also know cos this will be also 0 and this will be also 0. So हमारा जो surface S1 है ना, this one, only this curved surface, only this will contribute to flux. So अब हम इसको हम लिख लेंगे. So flux कितना हो जाएगा हमारा, E vector. So now see we have E ds. ठीक है. अब जो ये वाला सरफेस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसका पूरा डिस्टेंस जो है सब हर पॉइंट पे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है. तो किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम ही आएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा. मतलब कि यहाँ ये गॉसियन सरफेस है हमारा. ठीक है. तो उसका रेडियस क्या है, r. हर जगह पे इधर भी रेडियस आ रहा है, इधर भी रेडियस आ रहा है. ठीक है. तो आप कहीं पर भी लो तो क्या होगा, रेडियस r ही आएगा. सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर एक कांस्टेंट होगा. इट विल बी सेम एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे कांस्टेंट. ठीक है. एंड अंदर बचा हमारा ds. अब जो हमारा सिलेंडर होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, क्योंकि ये वाले तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना. तो कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई r l. l हमारी जो है वो हमने यहाँ लेंथ ली थी, ये वाली. ठीक है. दिस इज़ द लेंथ. ये वाली हमने जो लेंथ ली है, चार्ज पर यूनिट लेंथ. ठीक है. तो फिर हमने l जो गॉसियन सरफेस लिया था उसका हमने रेडियस लिया था r. दिस इज़ द रेडियस एंड l हमने लेंथ ली थी. तो ये हमने फ्लक्स फाइंड कर लिया. नाउ let it be given equation number 1. Now we also know that according to Gauss law, we know that कि अगर कोई भी हमने ये वायर है, ठीक है, इसका हमने गॉसियन सरफेस लिया यहाँ, तो इसके अंदर जो भी चार्ज था, ठीक है, ये चार्ज था, तो हमें पता है कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस लिया ना हमने, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस जिसके अंदर चार्ज है. ठीक है. तो इसमें जो हमारा फ्लक्स दिया जाता है वो दिया जाता है Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. मीन्स जितना भी चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो लेट इट बी गिवन इक्वेशन नंबर 2. सो नाउ हियर इट इज़ फ्लक्स एंड इट इज़ ऑल्सो फ्लक्स. सो वी विल पुट इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2. जब हम पुट करेंगे इट विल बी E 2 पाई r l. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई r l, विच दिस विल बी इक्वल्स टू Q, जो भी चार्ज उसके इनसाइड है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. नाउ हमारा जो हमने लीनियर डेंसिटी ली थी इसकी लैम्डा, दैट वाज Q बाय L. मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा था हमारा. तो मतलब कि ये हमारी लेंथ है, तो इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा था, इसके अंदर Q चार्ज आ रहा था. ठीक है. तो इसको Q इनसाइड को हम लिख देंगे, इट इज़ लैम्डा इंटू L. आई होप इट इज़ क्लियर. दिट इज़ Q है तो ये यहाँ चला जाएगा, इट विल बी लैम्डा इंटू L. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लीनियर डेंसिटी इंटू लेंथ. जो लैम्डा है हमारा वो है चार्ज अपॉन लेंथ. तो अगर हम टोटल चार्ज फाइंड करें जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, इट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ. ठीक है. तो फिर हमने लैम्डा L डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज़ E 2 पाई r l. ठीक है. लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल गेट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज़ आवर एंड रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक ये वायर है हमारे पास, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट P पे, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r. ठीक है. जहाँ हमारा पॉइंट चार्ज होता है ना, अगर हम उसका किसी पॉइंट P पे लेते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट चार्ज है, इसका हमने पॉइंट P पे लिया, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ KQ बाय r स्क्वायर. मतलब कि वहाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है. लेकिन अगर हम एक वायर ले रहे हैं एंड इसका हम चार्ज हमने इसको लैम्डा दे रखा है, ठीक है, लैम्डा इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. फाइन. सो दिस वाज ऑल अबाउट अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinite long wire, conducting wire at a point P. So now दिस वाज अवर एप्लीकेशन नंबर 1. तो अभी हम दूसरे वाले एप्लीकेशन पे जाएंगे. तो हमारा है सेकेंड एप्लीकेशन. सेकेंड एप्लीकेशन इज़ सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical shell
कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। कंडक्टिंग मीन्स कि ये एक इंसुलेटर नहीं है, एक कंडक्टर है, एक कोई मेटल है। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो हमने ये लिया, ये हमारा है एक शेल है, ठीक है, एंड ये मेटेलिक शेल है, ठीक है। कंडक्टिंग का मीन्स होता है कि मेटेलिक है ये, ठीक है ना। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, मीन्स ऐसा नहीं है कि चार्ज एक जगह पे कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो दिस इज़ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो हमने वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक बात हमें पता है कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें कभी भी चार्ज जो है वो अंदर जो होता है वो चार्ज ज़ीरो होता है। अगर आप इसको चार्ज दोगे एक कंडक्टर को, एक मेटेलिक स्फीयर है या फिर कोई भी किसी भी शेप का है, अगर आपने इसको चार्ज दिया है क्यों, तो वो इनसाइड चार्ज ज़ीरो होता है, ठीक है ना। जो भी चार्ज होता है वो इसके सरफेस पे आ जाता है, वो आउटसाइड देखिए सरफेस के ऊपर आ जाता है और आउटसाइड उसके सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। तो इनसाइड में ज़ीरो होता है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। कंडक्टर के केस में इनसाइड कंडक्टर जो होता है, जो हमारा चार्ज जो है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। एंड सारा का सारा चार्ज क्या आता है, चार्ज रिजाइड ऑन द सरफेस, चार्ज रिजाइड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। एंड नेक्स्ट हमने एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं in the case of conductor, electric field lines in the case of conductor, they are like this. They are like this. Electric field lines means they are perpendicular to the surface and radially outward. This we have studied in जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तब हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, जो कंडक्टर की होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं एंड दैट आर एट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें लिख लेना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड दे आर रेडियली आउटवर्ड, दे आर रेडियली आउटवर्ड। सो ये हमने कंडक्टर का केस लिया। अब हम जो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, सो हम क्या करेंगे, हम दो केसेस लेंगे, ठीक है। सो वी विल टेक टू केसेस। सो दिस इज़ आवर स्फेरिकल शेल एंड इस पर चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम दो केसेस लेंगे, एक तो हम लेंगे इनसाइड, मतलब कि जो हमारा पॉइंट है ना जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर देते हैं, दैट इज़ इनसाइड द शेल, एंड दूसरा केस हम लेंगे आउटसाइड द शेल। सो एंड एक और केस लेंगे दैट इज़ ऑन द सरफेस, वो हम आउटसाइड वाले में ही पुट करके वैल्यू ले लेंगे। सो फर्स्ट द पार्ट ए ऑफ आई एम डूइंग दिस, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, इसका हम ए पार्ट करें, दैट इज़ व्हेन पॉइंट P is outside the surface, मीन्स जो हमारा पॉइंट P है दैट इज़ आउटसाइड द सरफेस। सो आई विल राइट द स्टेप्स जो हम करते हैं इसमें। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस लेंगे। सेकंड है हम डायरेक्शन देखेंगे एरिया वेक्टर की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, एंड थर्ड स्टेप विल बी कि हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। सो आई थिंक दीज थ्री स्टेप्स, मतलब कि इन तीन स्टेप्स को फॉलो करके हम जैसे तीनों में ही हम तीनों जो हमने लाइन ली है, वायर लिया हमने एंड स्फीयर लिया है एंड जो हम शीट लेंगे, तीनों में ही ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट हम लेंगे गॉसियन सरफेस। सो गॉसियन सरफेस मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हमें फाइंड करना है, दिस इज़ अवर पॉइंट जहाँ पर हमें फाइंड करना है, तो हम इस पॉइंट को इंक्लूड करके इस स्फीयर के आसपास हम एक सिमेट्रिकल सा अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सो दिस इज़ अवर गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा स्फेरिकल है। पिछले केस में हमने गॉसियन सरफेस लिया था, वो सिलेंड्रिकल लिया था क्योंकि हमारी वायर थी, ठीक है। तो उसके आसपास सिमेट्रिकल हो ऐसा सरफेस हमें लेना है। तो अभी स्फीयर था, तो स्फीयर के आसपास जो सिमेट्रिकल होगा वो क्या होगा, एक स्फेरिकल स्फीयर ही होगा, स्फेरिकल सरफेस। सो हमने गॉसियन सरफेस में क्या लिया, स्फेरिकल सरफेस लिया हमने, ठीक है। ऐसा लिया है कि जो जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसको कवर कर रहा है, ठीक है। नाउ अब हमें देखना है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो मान लीजिए कि हमने अपना लिया एक,
So we take this एरिया ds, ये हमने एरिया एलिमेंट ले लिया, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा दैट विल बी एन कैप लाइक दिस. वी नो दैट एन कैप इज, मतलब कि जो एरिया वेक्टर का होता है वो कैसा होता है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड it is perpendicular to the surface and it is radially outward. So this will be our n cap. N cap is showing the direction of area vector. ठीक है, अब हम लेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने आपको यही बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड रेडियली आउटवर्ड. सो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो भी ऐसी ही बनेगी, दिस, मतलब कि सेम ही है, एन कैप की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है. सो नाउ वी विल डू अवर फ्लक्स, मतलब कि हमने गॉसियन सरफेस कर लिया है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कर लिया. नाउ अब हम करेंगे फ्लक्स. सो व्हाट इज़ फ्लक्स? इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, एंड हमने ये डी एस एलिमेंट के लिए लिया है. पूरे सरफेस के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द सरफेस एस. सो नाउ it is very simple calculation now. So हमें पता है कि let us check the angle. So ये हो गया हमारा E वेक्टर एंड दिस इज डी एस वेक्टर जो हमने स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया है, एंड एंगल विल बी कॉस. सो द एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई कैप इज 0 बिकॉज जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है. एन कैप और ई वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, सो इट विल बी कॉस 0. सो कॉस 0 पता है हमें क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो फिर हमारा जो ये हो जाएगा 1. सो हमारा वी आर लेफ्ट विद ई डी एस. अब हमें पता है कि जो हमने गॉसियन सरफेस लिया ना, ये पॉइंट चाहे पी यहाँ पर है चाहे पी पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना, तो उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस हमारा है सेंटर से हमारा आर डिस्टेंस है. ठीक है, तो जो अगर हमने गॉसियन सरफेस लिया है दैट इज़ ऑफ रेडियस आर. ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, हर पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, एंड हमारा इंटीग्रेशन बचेगा ऑन द सरफेस एस और डी एस. ठीक है, और जो स्फीयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमें पता है, वो होता है इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, जो हमने डी एस लिया है वो हमने स्फीयर का स्मॉल एरिया लिया था. जब हम पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. So it is our flux. Let us give it the equation number 1. So now as we know according to Gauss law कि ये हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है ना, ऑफ रेडियस आर, हमने रेडियस आर पे लिया है गॉसियन सरफेस. तो फिर हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा इनसाइड द गॉसियन सरफेस दैट विल बी क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, हमने इसको चार्ज क्यू दिया था ना, ये जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था दैट वाज क्यू. सो इट विल क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो फिर दिस इज, लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी विल इक्वेट द बोथ इक्वेशन. So we will equate the both equations. So now equating both equations we get E into 4 pi r square, क्योंकि ये भी हमारा फ्लक्स है, ये भी हमारा फ्लक्स है, ये भी हमारा फ्लक्स है, और ये क्या है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और जो Q इनसाइड है, जो हमारा टोटल चार्ज हमने दिया था स्फीयर को दैट वाज Q. तो ये Q इनसाइड को हम Q भी लिख सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, इट विल बी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसको अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K भी लिखते हैं, K क्यू बाय आर स्क्वायर. दिस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम K लिख देते हैं, K क्यू बाय आर स्क्वायर. सो दिस इज़ आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. इट मीन्स दिस इज़ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स कि आपने एक स्फीयर लिया है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है Q. ठीक है, Q जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर. ठीक है, तो ये पॉइंट P लिया है आपने, दिस इज़ अ पॉइंट P एंड इसका डिस्टेंस R है. ठीक है, तो इस पॉइंट P पे इस स्फीयर की वजह से, इस स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इट विल बी K क्यू बाय आर स्क्वायर. ठीक है, तो इस केस को हम ऐसा कहते हैं कि जैसे कि दिस केस इज सिमिलर टू द पॉइंट चार्ज केस, क्योंकि पॉइंट चार्ज के केस में भी अगर ये हमारा पॉइंट चार्ज है एंड अगर हम ये डिस्टेंस R है एंड इस पॉइंट P पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं
तो इट विल बी के, एंड यहाँ पर हमारा चार्ज क्यू है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में बोला जाता है कि दिस जो भी स्फेरिकल शेल है ना, इसका जो चार्ज है हम मानते हैं कि जैसे कि सेंटर पे वो कंसनट्रेटेड है, क्योंकि तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही आता है, ठीक है। और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ले रहे हैं, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है। इट इज़ के क्यू बाय आर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ हमने सरफेस पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था आउटसाइड द सरफेस, है ना। अब हम इसका स्पेशल केस लेंगे व्हेन, now we will take a special case when small r is equals to capital R. It means that we have to find, this is uniformly distributed spherical shell, and हमने जो फाइंड करना है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो हमें इस पॉइंट पे फाइंड करना है व्हेन दिस इज़ द रेडियस, एंड मतलब कि उसके सरफेस के ऊपर फाइंड करना है। पहले हम आउटसाइड फाइंड कर रहे थे यहाँ पे P, है ना। तो अब हमारा P यहाँ पे नहीं है, अब हमारा P यहाँ पे है। तो हम इस पे मतलब कि जब हमारा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सरफेस पे कितना है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर पुट कर देंगे के क्यू बाय, इधर स्मॉल आर था, वी विल पुट इट कैपिटल आर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर। पहले हमने आउटसाइड सरफेस निकाला था, सो इट वाज के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमें सरफेस के ऊपर निकालना है, तो उसी में हमने क्या किया, स्मॉल आर को हमने कैपिटल आर पुट कर दिया, दैट इज़ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। सो इट विल बी द फॉर्मूला। मतलब कि अगर जो हमारा आर है, अब जो हमारा क्यू है वो भी कांस्टेंट है जो हमने दिया है, ठीक है। जो हमने क्यू दिया है दैट इज़ कांस्टेंट। अब जो आर है मतलब कि जो शेल है उसका रेडियस वो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आपने एक शेल लिया तो उसका आप रेडियस लोगे तो वो कांस्टेंट होगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होगा वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस पे है वो क्या है, कांस्टेंट। सो अब हमने कर लिया है केस आउटसाइड एंड इनसाइड का। नाउ वी विल डू अवर पार्ट बी, दैट इज व्हेन P इज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड द शेल। सो मैं इसी में कर रही हूँ, आई विल डू इट हेयर। सो दिस इज अवर शेल, ठीक है, एंड दिस इज अवर पॉइंट P, एंड ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है दैट इज़ R फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। दिस इज़ R फ्रॉम द सेंटर। सो हमने अपने स्टेप्स लिखे थे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस, एंड देन वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, एंड देन वी विल फाइंड फ्लक्स। तो सबसे पहले हम अपना गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि पॉइंट P को, मतलब P जो पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर आए, एंड जहाँ हमें फाइंड करना है उसके अबाउट सिमेट्रिकल हो। सो हमारा स्फेरिकल शेल है हमारा, तो हमने जो गॉसियन सरफेस लिया वो स्फेरिकल शेल ही लिया है। तो गॉसियन सरफेस हमारा कैसा है, गॉसियन सरफेस हमारा एक स्फेरिकल शेप लिया हमने, ठीक है। एंड इसका रेडियस कितना है, रेडियस वही है जितना हमारा डिस्टेंस है। रेडियस हमने आर लिया, जिस डिस्टेंस पे पॉइंट P है ना, जहाँ पे हमें फाइंड करना है वही हमारा रेडियस आर है। सो अब हमने गॉसियन सरफेस अपना ले लिया। नाउ अवर सेकंड स्टेप पे की हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की एंड एरिया वेक्टर की। अब मुझे लगता है अब आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि हमने काफ़ी बार कर लिया है। स्फेरिकल शेल में हमारा जो एन कैप होता है वो भी इस डायरेक्शन में होता है, एंड जो हमारा हम क्या कहते हैं DS ये लेंगे, सॉरी, जो DS होगा ना, जो हमारा एरिया एलिमेंटल एरिया होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। गॉसियन सरफेस का हमने DS एलिमेंटल एरिया ये लिया है, तो इट विल बी एन कैप लाइक दिस, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है। ये हमने कर लिया है, इट इज़ रेडियली आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो नाउ वी विल राइट, डायरेक्शन हमने चेक कर लिया है, डायरेक्शन में चेक कर लिया है, एंड गॉसियन सरफेस हो गया। नाउ वी विल राइट फ्लक्स। सो फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ अलॉन्ग एरिया वेक्टर, ठीक है ना। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ अलॉन्ग एरिया वेक्टर, एंड DS हमने स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया है, तो पूरे सरफेस का लेने के लिए हम इस पर इंटीग्रेशन करेंगे S, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS, एंड हियर इट विल बी कॉस, इट विल बी cos 0 क्योंकि सेम डायरेक्शन है सबके, तो cos 0 इट विल बी 9, इट विल बी 1। सो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो गॉसियन सरफेस के ऊपर है वो हर जगह सेम होगा क्योंकि हमने रेडियस R जो लिया है, ये स्मॉल r वाला, इस पर डिपेंड करता है ना वो, तो फिर वो
हर जगह पे सेम है गॉसियन सरफेस पे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है पूरे गॉसियन सरफेस पे, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो ds पे है, हमने पहले भी किया था। ds पे इंटीग्रेशन है तो पूरा जो सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इट विल बी 4πr²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हमने बाहर ले लिया है। ds का जो हमने पूरा सरफेस इंटीग्रेशन किया वो 4πr² है एंड cos 0 इज़ 1। नाउ अगेन वी बाय गॉस लॉ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड बाय गॉस लॉ जो टोटल फ्लक्स होगा हमारा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी क्यू इनसाइड, मतलब ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ग्रीन कलर का जो है ना ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इट विल बी क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर कि हमने कहा था कि जो कंडक्टर होते हैं ना उनका चार्ज पूरा सरफेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो चार्ज यहाँ है, सरफेस के ऊपर है यहाँ। ठीक है, तो जो इनसाइड चार्ज है ना, ये गॉसियन सरफेस हमने ग्रीन कलर का लिया, तो ग्रीन कलर के अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सो मतलब कि ये जो हमारा ये वाला एरिया है ना, इधर कोई चार्ज है ही नहीं, यही हमने गॉसियन सरफेस लिया है, हमें यहाँ चार्ज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं। सो हेयर अवर क्यू इज़ 0। ठीक है, क्यू 0 क्यों है, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो हमारा इनसाइड ही कंडक्टर है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो इनसाइड कंडक्टर फाइंड करनी है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो इनसाइड द कंडक्टर, बिकॉज इनसाइड कंडक्टर क्यू इज़ 0। ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्यू क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ पर वो हो जाएगी 0। सो अगर हम अब इक्वेट करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को, अगर हम इक्वेट करेंगे तो आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमारा इस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द कंडक्टर वो कैसा होता है, 0 होता है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा स्फेरिकल शेल में, तो अगर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सो इट विल बी फॉर एग्जांपल हमने आउटसाइड जो पढ़ा, आउटसाइड में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वाज kq/r²। ठीक है, वेयर r इज़ द डिस्टेंस जहाँ हमें फाइंड करना है फ्रॉम द सेंटर, एंड हमने एट सरफेस पढ़ा इट वाज kq/R²। हमने इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दिया था। एंड देन हमने पढ़ा इनसाइड, इनसाइड जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है। ठीक है, एंड यहाँ पर किसी पॉइंट P पर ये R है, तो हमारा कितना है kq/R²। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल बी 0। सो वी विल डू अवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो इनसाइड है, लेट इट बी, ये हमारा सरफेस ले लिया हमने R। ठीक है, ये R इसका रेडियस है, ये वाला R। ठीक है, तो जो इनसाइड स्फीयर है ये वाला एरिया, तो यहाँ तो 0 होगा। ठीक है, एंड kq/r² यहाँ पर मतलब कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होगा। इसकी वैल्यू क्या है, दिस इज़ मैक्सिमम, दिस इज़ kq/r²। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, हम अवे फ्रॉम द सेंटर जाते जाएंगे, तो फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता जाएगा। इट इज़ लाइक दिस kq/r², इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I hope it is clear to everyone. So this is the graph and it is important. So I hope it is clear कि इस ग्राफ के थ्रू में पूरा स्फेरिकल शेल जो है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी एंड इनसाइड भी हमें पता लग जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर सेकेंड एप्लीकेशन, दैट वाज स्फेरिकल शेल। सो अभी तक हमने दो एप्लीकेशंस कर लिए। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कर लिया हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, जिसका हमारा रिजल्ट आया था λ/2πε0r। दिस वाज रिजल्ट। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वाज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। एंड एक हमने कर लिया है स्फेरिकल शेल, जिसमें हमारा इनसाइड 0 आया है एंड आउटसाइड आया है हमारा kq/r²। नाउ हम चलेंगे अपने लास्ट एंड थर्ड एप्लीकेशन पे। सो दिस इज़ अवर लास्ट application. This is the case of uniformly charged infinite, let me write uniformly charged है, मतलब कि चार्ज कंसनट्रेटेड नहीं है पूरी शीट पे ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट,
ये इनफाइनाइटली, ये बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, मतलब कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। वैसे हमने दिखाया इसको, दिखाने के लिए हमने इसको इसके डायमेंशंस बनाया, बट ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना। और इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ लाइक हमने कि इसमें ले लिया है प्लस ले लिया हमने, प्लस चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नाउ ये हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज शीट ले लिया हमने, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट अ पॉइंट P। सो मैं इसको थोड़ा सेंटर में ले लिया। सो ये हमारी शीट है, ठीक है। सो और हमने इसमें हमारा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक शीट है तो इसका सरफेस है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमने ली है सिग्मा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। आई होप इट इज़ क्लियर। सरफेस चार्ज डेंसिटी मीन्स कि चार्ज है ना, उसकी डेंसिटी कैसे है, मतलब कि कैसे फैला हुआ है वो, ठीक है ना। तो इसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब अगर आपने एक यूनिट एरिया लिया तो उसमें कितना चार्ज है, ठीक है। तो फिर आप इससे एक टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, इससे आप ये भी बता सकते हो। क्यू टोटल कितना आ जाएगा आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, मतलब जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अगर आप टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल चार्ज आएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। So now we will find electric field. So let us we take a point P here. So हम वही स्टेप्स अपने फॉलो करेंगे जो हमने पहले लिखे हुए थे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम एक गॉसियन सरफेस लेंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा पॉइंट था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फाइंड करेंगे। एंड थर्ड है हमारा फ्लक्स। सो हम यही 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो एक पॉइंट है P, ठीक है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो पहले अगर हम एक बात देखें तो एक थिन शीट है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें पता है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो वो जो ये वाला सरफेस है ना, सरफेस 1, इसके लिए इस डायरेक्शन में होगी। तो जो इसके अपोजिट साइड में जो सरफेस है उसके लिए वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये सरफेस 1 के लिए मतलब कि इधर से भी निकलेगी, और मतलब कि अगर ये हमारी थिन शीट है, ठीक है, तो इसके दो सरफेस है ना, एक ये वाला सरफेस है, एक पीछे वाला सरफेस है। तो इसके लिए यहाँ से हो गई, इस डायरेक्शन में होगी, और उसके लिए इस डायरेक्शन में होगी। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएंगी, ठीक है। सो अब तो हम यहाँ भी एक पॉइंट P ले लेंगे, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये एट अ डिस्टेंस R है, दोनों ही इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स डिस्टेंस कितना इनका R है, ठीक है। एक पॉइंट P इधर है एंड एक पॉइंट P इधर है। सो अब हम लेंगे अपना गॉसियन सरफेस। सो ये जो हमने लिखी है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम लेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम लेते हैं बिकॉज दिस इज़ अ इनफाइनाइट थिन शीट, है ना। तो हमने एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लिया DS, ठीक है। इसके आसपास हमने गॉसियन सरफेस बना दिया। इट विल बी सिलेंड्रिकल। जो हमारा गॉसियन सरफेस है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जो पॉइंट P है ना, ये वाले, ये इस स्फीयर के सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं। यहाँ ये P लाई कर रहा है, यहाँ ये P लाई कर रहा है, ठीक है। और ये इसका जो हमने ये एरिया लिया है दैट इज़ DS। ये जो एरिया लिया है दैट इज़ DS। ये जो थिन शीट का सरफेस एरिया वो DS लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा गॉसियन सरफेस है। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है दैट इज़ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया, ठीक है। ये शीट का एरिया DS हमने लिया। सो नाउ अब फर्स्ट स्टेप हो गया, हमने गॉसियन सरफेस ले लिया। नाउ सेकंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमने बना लिया, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अब जो गॉसियन सरफेस है उसका हम एरिया वेक्टर बनाएंगे। सो जैसा कि हमें पता है कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका ये वाला हो गया, ठीक है। लेट इट बी सरफेस 1। ये इसको हमने सरफेस 2 का नाम दिया, तो इसका जो एन कैप होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दिस इज सरफेस 3, इसका एन कैप क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ एरिया वेक्टर। तो हमने सरफेस 1, 2, 3 के लिए अपना जो गॉसियन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बना लिया। सो वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ फ्लक्स। सो फ्लक्स क्या होता है?
फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कंपोनेंट जो कि एरिया वेक्टर के अलॉन्ग है, ठीक है। एंड ये जो टोटल इंटीग्रेशन किया हमने सरफेस पे, ये हमने ds सरफेस लिया है, लेकिन अगर पूरी शीट का हमें फाइंड करना है फिर पूरी शीट का हम उस पर इंटीग्रेशन कर देंगे सरफेस s का, ठीक है। दिस इज़ द ds, दिस इज़ एरिया ऑफ द शीट, स्मॉल एरिया ऑफ द शीट। नाउ हम इसको खोलेंगे, मतलब कि इस सरफेस के लिए, तीनों सरफेस के लिए। वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट सरफेस S1 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, दिस इज द सरफेस S1, तो जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप अगर परपेंडिकुलर है तो उसमें जो कॉस जो होता है वो 90 हो जाता है। हमने पहले भी 2 केस कर लिए हैं, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट केस है ना S1, तो उसमें E ds इट विल बी कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एंड n कैप हमारा ये है इन दिस डायरेक्शन, सो दे आर 90 डिग्री, सो cos 90 इज 0, सो दिस विल कंट्रीब्यूट टू 0, S1 विल बी 0, ठीक है, फाइन। नाउ वी विल डू S2। सो S2 में क्या होगा, इसमें हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड n कैप है, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला ये n कैप है, ठीक है। तो इसमें एंगल 0 हो जाएगा, सो इट विल बी E ds, it will be cos 0, so it will be 1. Now same for the surface S3, it will be electric field and it will be ds. This is the case here, electric field is this, और ये हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है, तो इसमें एंगल कितना है 0, सो ये हो गया हमारा cos 0 दैट इज़ 1, तो फिर ये हो जाएगा हमारा। तो फ्लक्स को अगर हम लिखें, सो अब हम यहाँ से फ्लक्स लिखेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, अब देखो अभी ये 2 पॉइंट्स है हमारे, ये P पॉइंट है, ये भी P पॉइंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों ही पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो r डिस्टेंस है वो हमारा सेम है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ भी लें वो हमारा सेम होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल लेंगे। जब तक r हमारा सेम है ना तब तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, ठीक है। तो E को हमने बाहर निकाल लिया और हमारा जो एरिया है ds, वो हमारा जो हमारा इंटीग्रेशन है वो ds पे है, ठीक है। एंड ये 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है एंड हमारा एरिया एलिमेंट भी सेम है, तो इट विल बी 2E ds, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, जो भी हमारा फ्लक्स है, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे इट विल बी Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि गॉसियन सरफेस है ना उसके अंदर कितना चार्ज है, जो हमने गॉसियन सरफेस लिया उसके अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज कितना है हमने लिखा था, चार्ज हमारा जो चार्ज डेंसिटी थी दैट वाज सिग्मा, ठीक है, एंड जो हमने एलिमेंटल एरिया लिया दैट इज ds डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज अवर ds। सो Q टोटल जो हमारा ये सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर हमें इनसाइड में चार्ज निकालना है तो कितना होगा, जितना सिग्मा डेंसिटी है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंटू जितना एरिया आ रहा है, तो एरिया हमने यहाँ ds लिया है, तो जितना एरिया आ रहा है उतना हम ds लिख देंगे, सो इट विल बी सिग्मा ds। सो नाउ वी विल, दिस इज लेट अस गिव अस इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ इक्वेटिंग 1 and 2 वी विल गेट 2E ds, क्योंकि अभी हमने पूरे सरफेस पे इंटीग्रेशन नहीं किया ना, हमारा सरफेस हमने गॉसियन सरफेस इतना ही लिया है, तो इट विल बी ds, ठीक है, इज इक्वल्स टू सिग्मा ds बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से ds हो गया कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट। इट मीन्स कि हमारे पास एक बहुत बड़ी इनफाइनाइट थिन शीट है, ठीक है। तो इसके एक पॉइंट है P, ठीक है, दैट इज़ एट डिस्टेंस R, ठीक है। दिस इज़ इनफाइनाइट शीट, दिस इज़ इनफाइनाइट शीट एंड हमें एक पॉइंट P है P, एंड इस पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एट पॉइंट P, तो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 pi epsilon। Now one important thing is that electric field is here is it is independent of R. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब कि आप भले P आपका भले 1 सेंटीमीटर दूर है, भले आपका 100 सेंटीमीटर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा। एक प्लेन शीट है आपके सामने, ठीक है, भले आप इधर खड़े हो 1 सेंटीमीटर दूर पे या फिर 2000 सेंटीमीटर दूर पे खड़े हो, ठीक है, तो आपको जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सो this was the end result of the electric field due to infinite thin sheet. Now we will do a small special case of this thin sheet. Let us take one sheet here and let us give it the charge density sigma. It is plus sigma. ठीक है. एंड हमने एक और शीट ली, प्लेन शीट ली. ठीक है, इनफाइनाइट शीट है. इट इज़ माइनस सिग्मा. इसको हमने चार्ज डेंसिटी कितनी दी है? सिग्मा. मतलब कि चार्ज डेंसिटी सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन है एंड यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. नाउ वी हैव 3 रीजन्स. हमारे पास 3 रीजन है. ये हमारा रीजन नंबर 1 हो गया, ये रीजन नंबर 2 हो गया, रीजन नंबर 3 हो गया. अब हम क्या करेंगे? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इन तीनों एरियाज़ में. गिवन तीनों एरियाज़ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. So let us try to find out the electric field in the region. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड करने का हम जो हमारा तरीका होता है वो कौन सा होता है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक जहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमें रीजन 1 में फाइंड करना है, इन रीजन 1 के लिए हम फाइंड कर रहे हैं. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास एज्यूम कर लेंगे कि एक टेस्ट चार्ज क्यू है. ठीक है ना, उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. तो ये हमने एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो अब हम देखेंगे कि प्लस सिग्मा क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो वो इसको इस डायरेक्शन में भेजेगा. ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू प्लस सिग्मा. वो कितना होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. अभी हमने देखा कि एक जो थिन शीट होती है वो एक पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, वो लगाती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन हमने ये लिख दी है. ठीक है, अब माइनस सिग्मा वाला भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा. तो माइनस क्यू वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों इक्वल लगाएंगे, ये वाला प्लस सिग्मा और ये वाला माइनस सिग्मा, ये दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे. देखने में लगता है कि ये वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी इधर और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कम होगी, लेकिन अभी हमने फॉर्मूला वाइज देखा था दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है. ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, अगर ये वाली ऐसा होता कि प्लस सिग्मा की ज़्यादा होती, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, और माइनस सिग्मा की कम होती है, तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता. ठीक है, बट इन दिस केस इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट, बिकॉज हमने फाइंड किया, हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर इन द केस ऑफ थिन शीट. नाउ सो इन रीजन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सो नाउ वी विल डू फॉर रीजन 3 फर्स्ट. वी विल डू रीजन 2 आफ्टर लेटर. वी विल डू रीजन 3 फर्स्ट. सो रीजन 3 में भी क्या होगा कि हमने एक प्लस चार्ज हमने एज्यूम किया इधर. ठीक है, तो माइनस जो सिग्मा है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और जो प्लस क्यू वाला है वो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और इसकी कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 0. मतलब कि रीजन 3 में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई है? 0. ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड रीजन में. हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो प्लस क्यू प्लस सिग्मा वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा. कितनी उसकी इंटेंसिटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और ये माइनस सिग्मा वाला है ना जो, वो इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और ये भी कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस पॉइंट पी पे? इस पॉइंट पी पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और इसकी माइनस सिग्मा की कितनी है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो रीजन 2 में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? इट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. सो इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किसी होगी? डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. हमने देखा कि डायरेक्शन क्या है इसकी, ये पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव सरफेस डेंसिटी है जो चार्ज डेंसिटी से लेकर नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो जो 2 प्लेट्स थी, ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव. तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो हम अपना एंड कंक्लूजन क्या पहुँचे हैं कि अगर हमने 2 शीट्स लिए हैं, 2 हमारे पास जो भी हमने कैलकुलेशन की है ऊपर, उससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला है कि आपने 2 शीट्स लिए हैं. दिस इज़ शीट 1 एंड दिस इज़ शीट 2. दिस आर इनफाइनाइट शीट्स एंड इस पर आपका प्लस सिग्मा चार्ज है एंड इस पर आपका माइनस सिग्मा चार्ज है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा.
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहाँ पर होगा एंड उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, दिस। सो दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज़ द केस ऑफ कैपेसिटर्स। ये अभी हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कैपेसिटर्स में क्या होता है कि दो हम पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, एक पे चार्ज हम प्लस देते हैं और एक पे माइनस देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर में यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है एंड यहाँ भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और जो बीच में है वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज़ कांस्टेंट, मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट पी लो, उस हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट है। इट इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर। किस जगह पे वो पॉइंट पी है वो जैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज़ द केस ऑफ कैपेसिटर। सो हमने अपनी लास्ट एप्लीकेशन भी कर लिया है। सो वी ऑल डन विद ऑल द 3 एप्लीकेशंस, ठीक है। सरफेस हमने लीनियर सरफेस, लीनियर वायर वाली कर लिया हमने, उसके बाद हमने स्फेरिकल शेल वाली की है एंड उसमें हमने 2 केसेस किए थे, उसमें हमने आउटसाइड एंड इनसाइड किए थे। सो दिस इज़ द ग्राफ वी मेड फॉर स्फेरिकल शेल एंड दिस वॉज द केस ऑफ linear wire and at the end we have done our sheet। हमने एक थिन शीट के लिए निकाला था, तो थिन शीट के लिए जो हमारा आंसर आया था दैट वाज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने एक स्पेशल केस किया जिसमें हमने 2 शीट्स ली, प्लस सिग्मा वाली और माइनस सिग्मा वाली, एंड इसमें हमने देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में हमारा जीरो आया था एंड बीच में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो दैट वाज द केस ऑफ कैपेसिटर जो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अगर आपके कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आप अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहते हो तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।